तो क्या कभी ऐसा होता है कि जिस इंसान को कोई अपना सबसे बड़ा मतलब कांटा समझता हो, हाँ हाँ। जो बात बात पर बस चुभता हो, और अचानक कोई बिल्कुल अजनबी बाहर से आए और कहे कि अरे नहीं भाई, ये इंसान तो रोशनी का देवदूत है। मतलब ये एकदम अजीब स्थिति है। बिल्कुल। हाँ। और इस पूरी कहानी में सबसे अजीब मोड़ तब आता है जब जब पता चलता है कि वो बाहरी इंसान बिल्कुल सही है। सही कहा आपने। क्योंकि ये इंसानी रिश्तों का वो विरोधाभास है ना जो किसी भी अ, आम समझ को चकरा सकता है। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि जो जो इंसान हमारे सबसे करीब है हम उसे सबसे बेहतर समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कई बार क्या होता है कि सबसे नजदीक होने की वजह से ही हमारा जो नजरिया है ना वो सबसे ज्यादा धुंधला हो जाता है। एग्जैक्टली। और आज हम इसी मनोवैज्ञानिक धुंधलके के ठीक बीचों बीच उतरने वाले हैं। हम अपनी इस गहन चर्चा में आज बात कर रहे हैं गुनाहों का देवता के उस बेहद बेहद दिलचस्प हिस्से की, जहां जहां चंदर और सुधा के उस जटिल से रिश्ते में पम्मी की एंट्री होती है। हाँ, पम्मी। और अचानक सुधा की ना पूरी दुनिया ही पलट जाती है। मतलब ये सिर्फ एक कहानी का पन्ना नहीं है, ये इस बात का एक मास्टर क्लास है कि कैसे हम अपनी खुद की जो असुरक्षाएं हैं, जो इनसिक्योरिटीज हैं, उन्हें दूसरों पर थोपते हैं। बिल्कुल। और कैसे कोई बाहरी व्यक्ति आके हमारे ही घर का आईना हमें दिखा जाता है। हाँ, तो उस मंगलवार की शाम वाले सीन से शुरू करते हैं। मतलब मार्च का महीना है, आसमान एकदम तारों से भरा है, हाँ। लेकिन घर के अंदर का माहौल एकदम घुटन भरा है। मंगलवार की शाम ढल चुकी है और सुधा के पिता और चंद्र वो घर नहीं लौटे हैं। और यहाँ जो बेचैनी है ना, वो कोई सामान्य इंतजार की बेचैनी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा ऐसा मानसिक संताप है जहां इंसान का अपने खुद के शरीर पर से नियंत्रण छूटने लगता है। मतलब सोचिए, सुधा ने सोमवार सुबह से खाना पीना छोड़ दिया है। बाप रे। हाँ, उसकी हालत ऐसी हो गई है कि जो महाराजन है, जो घर में एक बहुत ही सख्त और अनुशासित महिला की तरह रहती है, वो भी डर जाती है। हाँ, वो चूल्हे की आंच निकालकर सुधा को समझाने आती हैं। बिल्कुल। और सुधा की मानसिक स्थिति ये है कि वो बस एकांत चाहती है, सन्नाटा चाहती है। वो बिस्तर पर लेटी तारों को देखते हुए सोच रही है कि काश वो कोई चिड़िया होती तो उड़कर बस एक पल में उनकी खबर ले आती। सुधा की ये जो तड़प है ना, इसे देखकर मुझे बार बार फैंटम लिम्ब सिंड्रोम की याद आ रही थी। अच्छा, फैंटम लिम्ब। हाँ। मतलब ये मनोविज्ञान और मेडिकल साइंस का बड़ा ही दिलचस्प क्रॉसओवर है। जरा इसे थोड़ा खोल कर समझाइए। हाँ, देखिए, तो फैंटम लिम्ब सिंड्रोम में क्या होता है कि जब किसी इंसान का कोई हाथ या पैर कट जाता है ना, तो भी महीनों तक उस इंसान को उस कटे हुए हिस्से में दर्द, खुजली या ऐंठन महसूस होती रहती है। मतलब अंग वहां नहीं है, लेकिन दिमाग अब भी उसी के हिसाब से सिग्नल भेज रहा है। अरे वाह, क्या बात है। तो सुधा के लिए चंदर और उसके पिता उसकी दिनचर्या, उसके उसके पूरे अस्तित्व की शारीरिक संरचना का इतना अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं ना, कि जब वे घर पे नहीं है तो ये महज किसी का बाहर होना नहीं है। हाँ। उनका न होना सुधा को एक एक शारीरिक दर्द, एक फैंटम पेन की तरह महसूस हो रहा है। उसका तो पूरा वजूद ही लड़खड़ा रहा है। ये उपमा एकदम एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि क्योंकि ये हमें उस क्यों का जवाब देती है। बिल्कुल। ये सिर्फ फिक्र नहीं है यार, ये एक भयंकर मनोवैज्ञानिक निर्भरता है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। सुधा की अपनी कोई स्वतंत्र धुरी है ही नहीं। सही बात है। उसका पूरा जो भावनात्मक गुरुत्वाकर्षण है ना, वो चंदर और उसके पिता के इर्द गिर्द काम करता है। जब वो दोनों गायब होते हैं तो सुधा जैसे वैक्यूम में तैरने लगती है। लेकिन लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। हाँ। जिस इंसान के लिए, मतलब चंदर के लिए, सुधा अपनी जान हलक में अटकाए बैठी है, उसी इंसान के बारे में अगर आप सुधा की राय जानेंगे ना, तो कोई भी हैरान रह जाएगा। अरे बिल्कुल। और यहीं से इस पूरी घटना का सबसे सबसे मजेदार और उलझावा पहलू सामने आता है। मतलब चंदर के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे। जी। दुनिया के लिए चंदर क्या है, दुनिया के लिए और यहाँ तक कि उस सख्त महाराजन के लिए भी चंदर बहुत ही मीठे स्वभाव का है। सबसे हंसकर बात करना, मजाक करना, किसी का भी काम कर देना। बाहर वालों के लिए वो एक खिले हुए गुलाब के फूल की तरह है। लेकिन सुधा के लिए चंदर एक तेज तीखा कांटा है। हाँ, सुधा को लगता है कि दुनिया को चंदर का असली रूप पता ही नहीं है भाई। वो तो दिन रात बस बस सुधा के मन में चुभता रहता है। और इसका इसका एक इतना हास्यास्पद और अजीब किस्सा है कि मतलब कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा। वो मेजपोश वाला। हाँ,
सुधा को कढ़ाई बुनाई का शौक है ना? तो उसने कानपुर से एक बहुत ही सुंदर सी बेल यानी एक लेस मंगवाई। ठीक है। उसने चंदर से कहा कि इस मेजपोश के किनारे पर कोई अच्छा सा डिजाइन बना दो। अब चंदन ने क्या किया, उसने डिजाइन की जगह उस पर अजीबोगरीब नक्शे बना दिए, जैसे पान का पत्ता या कुछ और। हाँ। और जब सुधा ने चिढ़कर पूछा कि ये क्या बना दिया है, तो चंद्र का जवाब सुनिए। अरे वो जवाब तो मतलब जैसे मनोविज्ञान, अधिकार और व्यंग्य का एक पूरा कॉकटेल है। हाँ, चंद्र पूरी गंभीरता से कहता है, लड़कियों के हृदय में रावण से मेघनाथ तक करोड़ों राक्षसों का वास होता है, इसलिए उनकी पोशाक में लंका का नक्शा ज्यादा सुशोभित होता है। मतलब हद है। वही तो, कोई इंसान इतनी बेतुकी बात इतने आत्मविश्वास से कैसे कह सकता है। बेचारी सुधा एक एक अच्छी सी लेस पर डिजाइन मांग रही है और चंद्र उसे लंका का नक्शा थमाकर राक्षसों की थियोरी पढ़ा रहा है। देखिए, देखने में तो ये एक बहुत ही हल्का पुल्का मजाक लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को थोड़ा टटोलें तो ये चंद्र का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। अच्छा। हाँ, चंद्र दुनिया के लिए मीठा हो सकता है, लेकिन सुधा के साथ वो लगातार एक बौद्धिक दीवार खड़ी रखता है। वो व्यंग का इस्तेमाल करके सुधा की जो रोमानी और बचकानी दुनिया है ना, उसे खारिज करता रहता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा चुनौती देना चाहूंगी इस बात को। मतलब क्या सच में चंद्र का व्यवहार सुधा के प्रति इतना कठोर और कांटे जैसा है? अच्छा, तो आपको क्या लगता है? या फिर बात कुछ और है? क्योंकि मैं सोच रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि सुधा अपनी खुद की जो असुरक्षाएं हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज, वो चंद्र पर थोप रही है। सुधा खुद ये मानती है कि उसका मन करता है कि वो किसी से चंद्र की जी भर के बुराई कर ले ताकि उसका मन हल्का हो जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्र बस एक सुरक्षित पंचिंग बैग बन गया है उसके लिए? देखिए, यहाँ मैं आपसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। ओके। ये सिर्फ सुधा की असुरक्षाएं नहीं है। चंद्र जानबूझकर सुधा के साथ एक ऐसा अधिकार जताने वाला व्यवहार करता है जो वो बाकियों के साथ बिल्कुल नहीं करता। अच्छा, मतलब वो डेलिब्रेट है। बिल्कुल। सुधा के लिए वो कांटा इसलिए है क्योंकि चंद्र सुधा को कभी वो कोमल, वो रोमानी प्यार नहीं देता जिसकी सुधा उम्मीद कर रही है। चंद्र उसे लगातार उसकी अपरिपक्वता का एहसास दिलाता रहता है। और किसी भी युवा लड़की के लिए जो बहुत सी भावनाएं महसूस कर रही हो, ये तिरस्कार या व्यंग एक कांटे की तरह ही चुभेगा। सुधा एक ऐसे इको चैम्बर में फंस गई है जहां वो चंद्र पर निर्भर भी है और उससे चिढ़ती भी है। हाँ, ये बात तो है। और सुधा शायद अपनी इसी उलझन में, इसी बंद कमरे में आजन गोल गोल घूमती रहती, अगर अचानक बाहर से कोई आकर इस दरवाजे को जोर से ना खटखटाता। हाँ, पम्मी। बिल्कुल। और वो बाहरी झटका बनकर आती है पम्मी, जिन्हें मिसेस क्रूज भी कहा गया है। पम्मी का प्रवेश इस पूरी कहानी में एक वैचारिक भूचाल ला देता है। पम्मी का आना मतलब वो महज एक मुलाकात नहीं है। पम्मी एक कैटलिस्ट है, एक उत्प्रेरक जो एक ठहरे हुए पानी में पत्थर मार देती है। हाँ, तो पम्मी घर आती है और सुधा से मिलती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पम्मी सुधा को सुधा से बेहतर जानने का दावा करती है। पम्मी बताती है कि चंद्र ने उसे सुधा के बारे में सब कुछ बताया है, कि सुधा बहुत तेज टाइप करती है, उसे साहित्य और किताबें बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ। वो शादी से नफरत करती है और ज्यादा लोगों से मिलती जुलती नहीं है। और चंद्र ने पम्मी से ये भी कहा है कि उसे लड़कियों का आना जाना और उनकी आज़ादी बहुत नापसंद है। और यहीं से पम्मी एक ऐसी विचारधारा सामने रखती है जो किसी को भी चौंका सकती है। बाप रे, बिल्कुल। मतलब ये इस चर्चा का सबसे विरोधाभासी, बिल्कुल सबसे कॉन्ट्रडिक्टरी हिस्सा है। पम्मी खुद एक आधुनिक महिला है ना? हाँ, एकदम मॉडर्न। वो तलाकशुदा है, अकेली रहती है, साइकिल चलाकर आती जाती है और पूरी तरह स्वतंत्र है। लेकिन जब वो लड़कियों की बात करती है तो वो कहती है कि 14 बरस से लेकर 34 बरस तक की लड़कियों को बहुत ही सख्त अनुशासन और शासन में रखना चाहिए। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। एक महिला जिसने आजादी की हर कीमत चुकाई है, वो कह रही है कि लड़कियों को कैद में रखो। वो बाकायदा ये तर्क देती है कि इस उम्र में लड़कियां बहुत नादान होती हैं, कोई भी मीठी बातें करने वाला इंसान उन्हें आसानी से फंसा सकता है। बिल्कुल। लड़कियां समझती हैं कि उनसे ज्यादा प्यार उन्हें कोई नहीं करता। हाँ। और वे ऐसे इंसान को प्यार का देवता समझने लगती हैं। हाँ। फिर वे एक ऐसे जाल में फंस जाती हैं जिससे जिंदगी भर छुटकारा नहीं मिलता। पम्मी कहती है कि या तो
लड़कियों की शादी 34 साल के बाद हो, जब वे अच्छी बुरी की समझ रख लें, जो कि उस जमाने में तो हाँ असंभव सा था। या फिर उसे हिंदुओं का पुराना कायदा सबसे अच्छा लगता है कि 14 साल से पहले ही लड़की की शादी कर दी जाए ताकि दोनों एक साथ अपना विकास करते हुए एक दूसरे को समझें। देखिए, एक आधुनिक तलाकशुदा महिला से ऐसे रूढ़िवादी विचार सुनना पहली बार में बहुत बहुत अटपटा लगता है। लगता तो है, लेकिन अगर हम इसे मनोविज्ञान के चश्मे से देखें ना, तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस और गहरे आघात यानी ट्रॉमा का एक क्लासिक उदाहरण है। अच्छा कैसे? पम्मी का ये नजरिया उसकी अपनी आजादी से नहीं बल्कि उस आजादी से मिले जख्मों से उपजा है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि वो अपनी कहानी को सुधा पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। जब इंसान किसी चीज से बहुत बुरी तरह जल जाता है ना, तो वो एक प्रोटेक्टिव मोड में चला जाता है। पम्मी ने प्यार के देवता का भ्रम पालकर शायद बहुत बड़ा धोखा खाया है। उसने मीठी बातों के जाल में फंसने की बहुत भारी कीमत चुकाई है। सही कह रहे हैं। इसलिए वो स्वतंत्रता और नादानी के बीच की उस खतरनाक बारीक रेखा को पहचानती है। पम्मी की रूढ़िवादिता वास्तव में एक डरी हुई औरत का सुरक्षा कवच है। वो नहीं चाहती कि जो भोलापन उसके पतन का कारण बना वही सुधा का भी नुकसान करे। ये बहुत ही गहरी बात है। मतलब पम्मी के अपने तजुर्बे ने उसे ये सिखाया है कि मीठी बातें करने वाले इंसान को परखना कितना मुश्किल है। हाँ, और यही तजुर्बा, यही डर पम्मी के उस नजरिए को आकार देता है जो वो चंदर के प्रति रखती है। और यहाँ से हम आते हैं उस सबसे बड़े विरोधाभास पर। पम्मी चंदर को कैसे देखती है? ये वो हिस्सा है जो सुधा के पैरों तले से जमीन खिसका देता है एकदम। पम्मी का चंदर सुधा के चंदर से बिल्कुल है। हाँ, पम्मी बताती है कि पिछले 2-3 साल से वो बिल्कुल अकेली रह रही थी, एक तरह के डिप्रेशन में थी और किसी से नहीं मिलती थी। लेकिन जब उसने चंदर को देखा तो उसे लगा कि इस आदमी में दिल की सच्चाई है। पम्मी चंदर की छोटी छोटी बातें नोटिस करती है कि उसे बिना दूध की चाय पसंद है। हाँ। और सबसे बड़ी बात मतलब पम्मी ने चंदर के कहने पर सिगरेट पीना छोड़ दिया है। वो कहती है कि चंदर मेरा दोस्त बन गया है और उसे मेरा सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगता। यहाँ चंदर की वो अनकही ताकत दिखाई देती है। बिल्कुल। वो चंदर के एक एक इशारे पर अपनी आदत बदल देती है, क्योंकि चंदर कोई उपदेश नहीं देता। वो बस अपनी नापसंदगी जाहिर करता है और पीछे हट जाता है। और पम्मी चंदर के लिए जो शब्द इस्तेमाल करती है ना, वे सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। वो मशहूर कवयित्री मिसेस ब्राउनिंग का हवाला देते हुए कहती हैं कि चंदर उसकी जिंदगी में रोशनी बनकर आया है। रोशनी का देवदूत? हाँ, रोशनी का देवदूत। पम्मी कहती है कि ये वो आदमी है जिसके पास मेरे दिल के सभी राज सुरक्षित रहेंगे। वो खेल नहीं करेगा और प्यार भी नहीं करेगा। पम्मी के सटीक शब्द है, जिंदगी में आकर भी जिंदगी से दूर और सपनों में बंद कर भी सपनों से अलग। उफ, जिंदगी में आकर भी जिंदगी से दूर। ये चंदर की तटस्थता है, डिटैचमेंट। पम्मी जैसी औरत जो मीठी बातें करने वाले छलियों से धोखा खा चुकी है, उसके लिए चंदर की ये तटस्थता एक सुरक्षित तिजोरी की तरह है। सही बात है। चंदर ना तो उसे लुभाने की कोशिश कर रहा है, न ही कोई फायदा उठा रहा है। वो बस एक ठोस भरोसेमंद पहाड़ की तरह खड़ा है। पम्मी के लिए यही सबसे बड़ी राहत है। लेकिन देखिए कैसा गजब का कॉन्ट्रास्ट है ये। चंदर की जो तटस्थता, जो दूरी पम्मी के लिए रोशनी और सुरक्षा है। हाँ। वही दूरी सुधा के लिए एक कांटा है जो उसे दिन रात चुभता रहता है। सुधा चाहती है कि चंदर उसमें उलझे, उससे प्यार भरी बातें करे, लेकिन पम्मी खुश है कि चंदर ऐसा कुछ नहीं करता। यही नजरिया रिश्तों को परिभाषित करता है। जब पम्मी ये सारी बातें सुधा को बताती है ना, तो ये सुधा के लिए सिर्फ एक बातचीत नहीं होती। ये एक ऐसा आईना होता है जिसमें सुधा पहली बार अपना और चंदर का असल अक्स देखती है। हाँ, रात 8 बजे जब पम्मी अपनी साइकिल पर वापस लौटती है तो वो घर में तो सन्नाटा छोड़ जाती है, लेकिन सुधा के दिमाग में सवालों का एक भयानक तूफान उठ खड़ा होता है। बिल्कुल। पम्मी के जाने के बाद सुधा बिस्तर पर लेटकर अंग्रेजी कविता की किताब खोलती है। वो सोचने लगती है कि
विदेशी लड़कियां कितनी आज़ाद और समझदार होती हैं। और जब वो खुद की तुलना पम्मी से करती है तो उसे लगता है कि पम्मी के सामने वो महज एक बेवकूफ बच्ची है। पम्मी इतनी समझदार है, दुनिया देखी है उसने, और वो चंदर की तारीफ करते नहीं थकती। चंदर पम्मी जैसी पढ़ी लिखी और स्वतंत्र लड़की के लिए रोशनी का देवदूत है। और यहाँ सुधा के मन में पहली बार चंदर के लिए एक अजीब सा गर्व पैदा होता है, प्राइड। हाँ, लेकिन ये गर्व अकेला नहीं आता, इसके साथ आता है भयंकर आत्मग्लानि और पश्चाताप का सैलाब। बिल्कुल। सुधा को अचानक अपनी सारी गलतियां याद आने लगती हैं। वो सोचती कि उसी महान चंदर से वो आए दिन लड़ती झगड़ती है। हाँ, कितनी बदतमीजियां करती है, मनमानी करती है, और चंदर वो सब चुपचाप बर्दाश्त कर लेता है। वो सोचती है कि बाहर चंदर की इतनी इज्जत है, इतने बड़े बड़े लोग उसके मुरीद हैं, वो चाहे तो सुधा की रत्ती भर परवाह ना करे, लेकिन फिर भी वो सुधा की भली बुरी हर बात सह लेता है। उसे वो पल भी याद आता है जब जाते समय चंदर के हाथ से सारे कपड़े गिर गए थे। हाँ, लेकिन चंदर ने उसे कोई हिदायत नहीं दी, कोई डांट नहीं लगाई कि घर का ख्याल रखना, अकेले मत घूमना या महाराजन से मत लड़ना। वो बस चुपचाप चला गया। सुधा की ये जो पूरी मानसिक उथल पुथल है ना, इसे देखकर मुझे एक तस्वीर नजर आती है। कैसी तस्वीर? मतलब सुधा की हालत बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई इंसान किसी बहुत बड़ी शानदार और ऐतिहासिक पेंटिंग के एकदम करीब खड़ा हो, बिल्कुल अपनी नाक को कैनवस से सटाकर। हाँ, है ना? जब आप किसी मास्टरपीस को इतना करीब से देखते हैं तो आपको उस तस्वीर की भव्यता नहीं दिखती। बिल्कुल नहीं। आपको बस पेंट की गंध आती है, आपको कैनवस के खुरदुरे धागे दिखते हैं, ब्रश के बेतरतीब धब्बे और खामियां नजर आती हैं। सुधा के लिए चंदर की वो छोटी छोटी बातें, उसका व्यंग्य, उसकी तटस्थता, वही खुरदुरे धागे थे जिन्हें वो कांटे समझ रही थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन पम्मी ने आके क्या किया? पम्मी ने मानो सुधा को कंधे से पकड़ा और उसे 2 कदम पीछे खींच लिया। और जैसे ही सुधा ने पीछे हटके देखा, मतलब बूम, उसे चंदर के पूरे व्यक्तित्व की वो भव्य, शांत और विशाल तस्वीर दिखाई दी। ये एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया आपने, सच में। क्योंकि ये जो पीछे हटने का क्षण है ना, यही सुधा का कमिंग ऑफ एज मोमेंट है। हाँ, परिपक्व होने का। यही उसके बचपन की मौत और परिपक्वता की शुरुआत है। जब हम बड़े होते हैं तो अक्सर अपराध बोध, गिल्ट और आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस वो एक साथ जन्म लेते हैं। सही बात है। सुधा को चंदर की महानता समझ आ रही है, लेकिन साथ ही उसे अपनी नादानी, अपनी ज्यादतियों और अपनी बचकानी हरकतों का गहरा पछतावा भी हो रहा है। उसे समझ आ गया है कि बिना हिदायत दिए चंदर का वो चले जाना कोई सामान्य बात नहीं थी। और यहीं से सुधा को एक ऐसा डर सताने लगता है जो उसे अंदर से खा रहा है। क्या चंदर इस बार सचमुच हमेशा के लिए नाराज हो गया है? क्या वो बोलना छोड़ देगा? और ये घबराहट एक छोटी सी बात से भयंकर रूप ले लेती है। चंदर ने कोई खत तक नहीं भेजा है। हाँ। सुधा सोचती है कि भले ही वो गुस्से में होता, पर उसे एक खत तो भेजना चाहिए था ना। उसे लगता है कि जब यहाँ इतनी दूर बैठकर सुधा को चंदर की उदासी और उसके दूर जाने का एहसास हो रहा है, तो क्या उस महान चंदर को नहीं पता होगा कि सुधा का मन यहाँ घबरा रहा है? ये पूरी चर्चा हमें उस जगह लाकर खड़ा कर देती है जहाँ हमें ये स्वीकार करना पड़ता है कि हमारे सबसे करीबी रिश्तों की असली अहमियत, उनका असल वजन हमें अक्सर तब तक समझ नहीं आता जब तक कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर हमें हमारे ही रिश्ते का एक नया पहलू ना दिखा दे। बिल्कुल। पम्मी का वो बाहरी नजरिया सुधा के लिए वही जरूरी झटका साबित हुआ। लेकिन हर बेहतरीन कहानी की तरह ये घटना भी हमें एक ऐसे मोड़ पर छोड़ देती है जो थोड़ा बेचैन करने वाला है। चंदर का खत न लिखना, ये जो मौन है चंदर का, ये क्या है? क्या ये महज समय की कमी है? क्या वो सच में इतना व्यस्त है कि उसे एक लाइन लिखने का वक्त नहीं मिला? मुझे नहीं लगता कि ये इतना सीधा है। चंदर जैसा इंसान जो पम्मी को महज अपनी नापसंदीगी से सिगरेट छुड़वा सकता है, हाँ, उसका कोई भी कदम बिना सोचे समझे नहीं होता। तो क्या ये चंदर का एक बहुत ही सधा हुआ, बहुत ही नपातुला मनोवैज्ञानिक कदम है? क्या चंदर जानबूझकर खामोश है? हो सकता है। क्या वो
अपनी अनुपस्थिति और अपने मौन का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कर रहा है, ताकि सुधा को उसकी खुद की अहमियत का वो कड़वा लेकिन ज़रूरी एहसास करा सके, जो शायद हज़ारों शब्द बोलकर या डांट कर भी नहीं कराया जा सकता था। अगर ऐसा है तो ये दर्शाता है कि रिश्तों में मौन, साइलेंस कई बार शब्दों, शिकायतों और झगड़ों से कहीं ज्यादा गूंजने वाली आवाज रखता है। सही बात है। खामोशी सिर्फ आवाज का ना होना नहीं है यार, ये एक पूरा का पूरा संदेश है अपने आप में। बिल्कुल। और शायद यही वो विचार है जिसके साथ हमें आज इस बातचीत को विराम देना चाहिए। हाँ, अगली बार जब आपका कोई बहुत अपना, जैसे आप रोज उलझते हैं, अचानक आप पर खामोश हो जाए, तो ये मत सोचिएगा कि बात खत्म हो गई है। सोचिएगा जरूर कि वो खामोशी असल में आपसे क्या कहलवाना चाह रही है। क्या आप भी किसी पेंटिंग के बहुत करीब खड़े हैं? शायद वक्त आ गया है 2 कदम पीछे हटने का। बहुत ही विचारोत्तेजक बात है ये। तो चलिए इस खामोशी की गूंज को यहीं छोड़ते हैं और मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी और एक नए नजरिए के साथ।